नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर उस 1 साल की उपलब्धि क्या है और असफलता क्या रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो आने वाला समय है, यानी जो दूसरे कार्यकाल का जो दूसरा साल शुरू हो रहा है, उसमें आगे सरकार के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं और सरकार से कौन कौन से संभावित फैसले हैं जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में उन फैसलों को लिया जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनौतियों की। तो जो अभी सबसे बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, वह है कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को बचाना। देश कितनी सफलता के साथ इस कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ता है और अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी से इस महान संकट से उबर पाती है, यह देश की भविष्य को तय करेगा। देश के सामने रोज़गार का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो यह चुनौती है सरकार के सामने कि वह कितनी सफलता के साथ देश को इस महामंदी से बाहर निकाले और एक नई ऊर्जा के साथ इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ, क्योंकि लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, मज़दूरों का पलायन हो चुका है, तो सारी व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सबको वापस पटरी पे लाना, सबको रोज़गार दिलाना, अर्थव्यवस्था को विकास की रफ्तार पकड़ाना, यह सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और सरकार इस चुनौती से कितनी सफलता के साथ लड़ती है, यह बाकी सभी नीतियों को और सभी दिशाओं को तय करेगा। और इसी चुनौती से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, और उस पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सुधारों की घोषणा की, वह आर्थिक सुधार कितनी कुशलता के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ ज़मीन पर लागू किए जाते हैं, यह कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अगर सरकार ईमानदारी के साथ और सफलतापूर्वक इन सभी आर्थिक सुधारों को, जिसका वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया था, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है, उसको कितनी सरलता के साथ ज़मीन पर लागू कर पाते हैं और वास्तविक जो उसके लाभार्थी हैं उनको उसका लाभ मिल पाता है, यह इसकी सफलता को निर्धारित करेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि ये जो आर्थिक सुधार हैं वह कागज़ों तक न सिमट जाए और ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस के चक्कर में न पड़ कर के उसका वास्तव में ज़मीन पर लागू हो, तभी उसका वास्तविक लाभ मिल पाएगा। यह भी सरकार के सामने और विशेष रूप से वित्त मंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जितनी भी आर्थिक सुधारों की उन्होंने घोषणा की है, उन आर्थिक सुधारों को विशेष करके जो अति संवेदनशील, जैसे कृषि क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में जो सुधारों की घोषणा की है, वो वास्तव में ज़मीन पर लागू हों। सरकार के सामने जो वर्तमान में ये एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौती बनने जा रही है, वह है चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती का सामना करना। अभी हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से लद्दाख में चीनी सेना के द्वारा भारतीय सीमाओं में अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण के बाद से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो इस चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती का सामना करना, देश को सामरिक रूप से तैयार करना और किसी भी होने वाली अनहोनी के लिए पूरी मजबूती के साथ सेना को तैयार रखना, सामरिक रूप से तैयार रखना, यह सरकार के सामने चुनौती है। अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो सामरिक दृष्टि से ही जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से चीन अपने पड़ोसी देशों को, चाहे वह हांगकांग हो या साउथ चाइना सी हो या फिर ताइवान हो, उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसी की कड़ी में भारत के सीमाओं में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका की जो तल्खियाँ हैं, तनाव हैं, वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इसी संभावना जताई जा रही है
कि हो सकता है एक बार फिर विश्व एक शीत युद्ध की तरफ बढ़ जाए। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी स्ट्रेटेजिक रूप से, सामरिक रूप से अपने आप को उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर वैसी परिस्थिति होती है तो भारत का उसका जवाब क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा। विश्व में चीन के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त जनमत बन रहा है और चीन उसे बौखला करके उटपटांग हरकतें कर रहा है और कई छोटे मोटे देशों को और पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो यह भी उसी परिस्थिति का एक नतीजा है और उसी शीत युद्ध का एक भाग हो सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों के लिए भी भारत को तैयार रहना होगा। अगर हम आंतरिक मोर्चे पर देखें तो आंतरिक मोर्चे पर भी सुरक्षा को लेकर के चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो या माओवाद को लेकर के हो या अर्बन सुरक्षा को, नक्सलिज्म को लेकर के हो या इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के हो। इन सब चीज़ों से निपटना सरकार की एक चुनौती होगी और यह कितना खतरनाक हो सकता है यह हम शाहीन बाग में और CAA विरोधी हिंसा में देख चुके हैं। ऐसी हिंसा दोबारा न दोहराया जा सके, इसको रोकना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जनगणना का कार्यक्रम है, हर 10 साल में होने वाला जो जनगणना है, वह जनगणना और NPR, चूँकि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से यह रुक गया है, तो इसको समय पे पूरा करना है। NPR को और जनगणना को, यह सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से NPR के खिलाफ माहौल बनाया गया है, तो उसको लेकर के जो NPR को और जनगणना को करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक सवाल है और जिसको सुनिश्चित करना, जिसका हल निकालना सरकार की जिम्मेदारी होगी, ताकि सफलतापूर्वक NPR और जनगणना को किया जा सके। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि वो संभावित जो निर्णय हैं, जिसकी यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में सरकार इसको लेकर के कुछ निर्णय ले सकती है और उसको संबंधित बिल संसद के विचाराधीन लाया जा सकता है। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वह है जनसंख्या नियंत्रण। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कोई ठोस कदम उठा सकती है, उसकी घोषणा कर सकती है, इससे संबंधित बिल भी लाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर के भी यह चर्चा है, यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में कोई निर्णय ले सकती है और आने वाले आगामी कुछ संसद सत्र में इससे संबंधित बिल लाए जा सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है निकाह हलाला। चूँकि ये निकाह हलाला से संबंधित जो मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उच्चतम न्यायालय इस पर विचार भी कर रही है और सरकार से भी कई संगठन यह अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से 3 तलाक को लेकर के सरकार ने कानून लाया और उसको प्रतिबंधित किया, उसी तरह से निकाह हलाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल संसद में लाया जाए। इक्वल राइट फॉर हिंदू यानी हिंदुओं के लिए समान अधिकार और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकालना, इससे संबंधित एक जो प्राइवेट मेंबर बिल है इक्वल राइट फॉर हिंदू का, वो संसद में भी विचाराधीन है। और जो हिंदू संगठन है विशेष रूप से, उनका यह लंबे समय से मांग रहा है कि सरकार ऐसे बिल लाए और इसको सुनिश्चित करे कि हिंदुओं को भी वही अधिकार मिले, हिंदू संगठनों को भी वही अधिकार मिले, मंदिरों को भी वही अधिकार मिले जो अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिले हुए हैं, अल्पसंख्यकों को मिले हुए हैं। यानी एक देश में संविधान के अंतर्गत हिंदुओं को भी वही अधिकार होने चाहिए जो बाकी धर्मावलंबियों को संविधान द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह से जब बाकी किसी धर्म के धर्म स्थलों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता, तो फिर हिंदू धर्म के धर्म स्थलों पर, मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार इससे संबंधित बिल भी संसद में ला सकती है, जिससे हिंदुओं को भी बराबर का अधिकार मिल सके और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर लाया जा सके। इसी से जुड़ा हुआ है धर्मांतरण, क्योंकि जिस तरह से प्रलोभन दे करके, पैसे के बल पर के या ज़बरदस्ती करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक धर्मांतरण विरोधी कानून की सख्त ज़रूरत है, जो इस पर रोक लगाए कि लालच दे करके गरीब आदिवासियों को और कमज़ोर लोगों को
पैसा का लालच दे करके और तरह तरह के प्रलोभन दे करके धर्मांतरित न किया जा सके, उनको धर्मांतरण पर रोक लगाया जा सके। सरकार के अगले जिस संभावित फैसले की बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया जा रहा है वह है न्यायिक सुधार एवं आईपीसी एवं सीआरपीसी में सुधार। कुछ दिन पहले ही सरकार ने आईपीसी की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही उसका रिपोर्ट आएगा उस पर सरकार कार्रवाई भी करेगी और उसी से जुड़ा हुआ न्यायिक सुधार को लेकर के भी चूँकि धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक जो प्रस्ताव है वह है जैसे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस है, उसी तरह से ऑल इंडिया एक जुडिशियल सर्विस की भी स्थापना की जाए, जिससे कि जो लोअर जुडिशियल जो निचली अदालतें हैं वहाँ पर तेज़ी से जजों की नियुक्तियाँ हो सके और उसके लिए पूरे देश भर का एक समान पैरामीटर है उसको स्थापित किया जा सके। और इसी कड़ी में जो हम अंतिम जो फैसले की एक उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अंतिम ज़रूर कह रहे हैं लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, वह है नई शिक्षा नीति जो पिछले कई सालों से रुकी पड़ी है। क्योंकि जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, मानव संसाधन विकास मंत्री थी, तब से इस पर कार्रवाई शुरू हुआ है लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। उस नई शिक्षा नीति को लागू करना जो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार और चुनौतियों के अनुसार हो, बहुत सख्त ज़रूरत है और यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार उसके ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चूँकि जो कमेटी गठित की गई थी जो नई शिक्षा नीति बनाने के लिए, उसने बहुत पहले ही अपना रिपोर्ट सरकार को दे दिया है और अब यह सरकार के ऊपर है कि वह उस रिपोर्ट पर तेज़ी से कार्रवाई करे और देश में एक नई शिक्षा नीति लागू करे जो देश के युवाओं को जो वर्तमान परिस्थिति है उससे लड़ने के अनुकूल बना सके। नमस्कार।